Good morning, everyone. Welcome to my channel. Today, I'll start my lecture with the topic difference between the operations on matrices and operations on determinants. And after that, I'll solve some questions of the determinants using the properties of determinants. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं सबसे पहले मैट्रिक्स की अगर बात करती हूँ, क्योंकि बहुत से ऑपरेशंस हैं जो हमारे पास मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के लिए सिमिलर हैं, लेकिन उनकी वैल्यूज़ किस तरह से डिफ्रेंशिएट होती है वो इस टॉपिक में हम देखते हैं. फॉर अ मैट्रिक्स वी कैन परफॉर्म एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस. मैट्रिक्स पे जो हम एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशंस करते हैं, ये थ्री मेन हमारे पास कॉमन एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हैं, और सेम यही हमारे पास कॉलम ऑपरेशंस के लिए भी यूज़ होते हैं. फर्स्ट तो है हमारे पास इंटरचेंजिंग ऑफ टू रोज. कोई भी टू रोज को आप इंटरचेंज कर दें, या फिर सेकेंड ऑपरेशन है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन. मल्टीप्लाई अ रो बाय अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट. किसी रो को आप मल्टीप्लाई कर दें किसी कांस्टेंट के साथ. और थर्ड ऑपरेशन हमारे पास मैट्रिक्स पे होता है ऐड अ मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर. किसी भी रो में आप किस तरह से चेंजिंग लाएंगे कि आप उस रो में ऐड कर देंगे किसी दूसरे रो का कांस्टेंट मल्टीपल. तो ये तीनों जो ऑपरेशंस एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस या कॉलम ऑपरेशंस जो हैं वो मैट्रिक्स को चेंज कर देते हैं. इनमें से कोई भी ऑपरेशन जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक न्यू मैट्रिक्स आएगा. दीज ऑपरेशंस चेंज द मैट्रिक्स इटसेल्फ. We can say that the matrix after performing the operation is row equivalent or column equivalent to the original one, not equals to the original one. Means अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर कोई भी रो ऑपरेशन करते हैं, तो उस रो ऑपरेशन को करने के बाद जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा हम कहते हैं कि वो उसके रो इक्वलेंट है. या अगर हम कॉलम ऑपरेशन करते हैं तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है हम कहते हैं कि ये उसके कॉलम इक्वलेंट है या इक्वलेंट मैट्रिक्स है. उसको हम इक्वालिटी वहाँ पे उन दोनों मैट्रिक्स के बीच में हम इक्वालिटी नहीं लगाते. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए इज 2x2 मैट्रिक्स एंड आई परफॉर्म द ऑपरेशन R1 पे 2R1. R1 को मैंने कन्वर्ट कर दिया है 2R1 में, यानी कि मैंने रो 1 को मल्टीप्लाई किया है. सेकेंड ऑपरेशन यहाँ पे लगाया है, रो 1 को मल्टीप्लाई किया है मैंने कांस्टेंट 2 के साथ. ये ऑपरेशन जब मैं लगाऊंगी करूंगी इस मैट्रिक्स पे, तो रो 1 को मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4. अब मेरे पास ये जो ऑपरेशन करने के बाद रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, ये इस ओरिजिनल मैट्रिक्स के रो इक्विवेलेंट कहलाएगा, और ये इससे एक बिल्कुल न्यू और डिफरेंट मैट्रिक्स होगा. अब हम डिटर्मिनेंट पे जब कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, बट डिटर्मिनेंट. अब डिटर्मिनेंट की यहाँ बात करते हैं. डिटर्मिनेंट इज अ नंबर. अब डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एक नंबर होता है. कोई भी एरे फॉर्म की हमारे पास वैल्यूज नहीं होती. But determinant is a number, so when we perform a row or column operation on a determinant, we have to track how the value of the determinant changes. For example, अगर मुझे किसी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लेना है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए अगर इक्वल है determinant of these values 1 2 3 4. Now if I want to multiply row 1 of that determinant by 2, अगर मैं में इस डिटर्मिनेंट पे ऑपरेशन करना चाहती हूँ कि मैंने रो 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो मैं डायरेक्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड्स करती है, इक्वलेंसी नहीं. तो इक्वालिटी मुझे यहाँ लिखने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगी पहले मैं इस डिटर्मिनेंट को, और उसके बाद यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड करने के लिए मैं ये मैंने ऑपरेशन किया है 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, और अब मैं यहाँ से इस 2 को इस रो के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी रो 1 के साथ. ये 1/2 वैल्यू एज इट इज इक्वालिटी होल्ड करेगी 1/2, और अब ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर रो 1 के साथ. 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4. इसी तरह सेकेंड एक ऑपरेशन की एग्जांपल देखते हैं डिटर्मिनेंट की. अगर मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इक्वल है इस वैल्यू के डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 4, एंड आई वांट टू इंटरचेंज रो 1 एंड रो 2. अब मैं ऑपरेशन करना चाहती हूँ डिटर्मिनेंट पे, मैं उसकी इंटरचेंज करना चाहती हूँ रो 1 और रो 2 को. अगर मैं ये ऑपरेशन किसी मैट्रिक्स पे करती हूँ तो मैं डायरेक्ट उसको ये ऑपरेशन अप्लाई करती हूँ, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होता है उसको मैं रो इक्वलेंट लिख देती हूँ ओरिजिनल मैट्रिक्स के.
बट यहाँ पे इक्वलिटी जब होल्ड करती है तो ये इक्वल होगा अगर मैंने रो 2 को रो 1 की जगह लिखा, 3 4 को रो 1 की जगह और रो 2 को 1 2 को सेकेंड रो की जगह लिखा है, तो मेरे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये मेरे पास प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की कि इफ़ आई चेंज द रोज adjacent rows of a determinant, then the sign of the determinant changes. और एक और एग्जांपल देखते हैं डिटर्मिनेंट के ऑपरेशन का। अगेन मेरे पास अगर एक डिटर्मिनेंट है a इक्वल टू 1 2 3 4 एंड आई वांट टू डू दैट ऑपरेशन ऑन इट्स रो 2 पे मैं ऑपरेशन करना चाहती हूँ, मैं r2 प्लस 2r1। तो मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट की इस रो पे सेकेंड रो पे ऑपरेशन कर दिया है, मैंने इस r2 में ऐड कर दी है 2 टाइम्स रो 1, तो मेरे पास ये रिजल्टेंट रो आ गई है। सेकेंड रो मेरे पास चेंज हो गई है इस फॉर्म में, और अगेन यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करेगी क्योंकि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है हमारे पास इस ऑपरेशन के लिए, फॉर दैट ऑपरेशन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। So this is the difference between the operations on determinants and the operations on the matrices. I'll solve some questions of the determinants using the properties of determinants. Students, यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि विदाउट एक्सपेंशन, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि हमने इस गिवन जो डिटर्मिनेंट है उनको एक्सपैंड नहीं करना, हमें शो करना है दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू दिस डिटर्मिनेंट। अगर तो आपको मेंशन नहीं होता दैट विदाउट एक्सपेंशन, तो आप इसको सेपरेटली कैलकुलेट कर सकते थे, लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को सेपरेटली कैलकुलेट करके दोनों को इक्वेट कर सकते थे। अब हमें एक्सपेंशन के बगैर जो है बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना होगा कि हमारे इन डिटर्मिनेंट्स पे हम किस तरह से प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि मेरा ये डिटर्मिनेंट जो है वो इस डिटर्मिनेंट के इक्वल आ जाए। अब यहाँ पे अब आप ऑब्जर्व करें इस डिटर्मिनेंट की फर्स्ट जो रो है वो है ए बी सी। ए बी सी, अब यहाँ पे अगर आप नोट करें तो यहाँ पे जो रो है काइंड ऑफ वो कुछ कॉलम फॉर्म में गई हुई है। ऑर्डर आगे पीछे है ए बी सी का, लेकिन आपका ए बी सी कॉलम में कन्वर्ट हुआ है, उसके बाद उसके ऊपर कोई नेक्स्ट ऑपरेशन हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो ये है दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स सबसे पहले प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ मैं, दैट डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेती हूँ इस पूरे मैट्रिक्स का, तो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड के डिटर्मिनेंट को लेके चल रही हूँ, अपना लेफ्ट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट है मेरे पास, पहले मैं इसको एज इट इज लिखूंगी ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच के। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, इसका ट्रांसपोज लूँगी, तो मेरे पास ये डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, ट्रांसपोज लेने से जो रो है वो आपकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकेंड रो डी ई एफ सेकेंड कॉलम बन जाएगी विच इज़ डी ई एफ, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी विच इज़ जी एच एंड के। अब आप देखें कि ये आपके पास फर्स्ट कॉलम ए बी सी आया है, यहाँ हमारे पास जो रिक्वायर्ड फॉर्म है इसमें आपका ए बी सी वाली जो फॉर्म है वो सेकेंड प्लेस पे, सेकेंड कॉलम पे। तो नेक्स्ट मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं अपने कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकती हूँ। कॉलम 1 को मैं कॉलम 2 की जगह ले आऊँगी और कॉलम 2 को कॉलम 1 में। अब यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टी यूज़ होगी वो ये है कि अगर हम किसी भी टू एडजेसेंट रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज होता है। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस टाइम्स डी ई एफ पहले आएगा, सेकेंड कॉलम में फर्स्ट की जगह पे लिख रही हूँ और फर्स्ट कॉलम में सेकेंड की जगह पे लिख रही हूँ ए बी सी, और थर्ड कॉलम एज इट इज विच इज जी एच एंड के। तो क्योंकि मैंने इंटरचेंज किया है अपने कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ बाय C12, तो हमारे पास साइन जो है डिटर्मिनेंट का चेंज हो गया, नेगेटिव साइन आ गया। अब नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे आपके पास बी ए सी जो है वो आ तो गया है सेंटर में, लेकिन अब इसका सिर्फ आपका आप नोट करें कि ए
प्लेस पे यहाँ पे मुझे ए चाहिए, यहाँ पे बी है, और जहाँ पे मुझे ए चाहिए यहाँ पे ए चाहिए, तो यहाँ पे बी मौजूद है। तो अगर आप इसको इंटरचेंज कर दें, इस इन टू रोज को, रो 1 और रो 2 को, तो आपके पास ये कॉलम आ जाएगा, और इसके साथ साथ बाकी वैल्यूज़ भी हमारे पास आप देखें, ई डी, डी ई एंड एच जी, जी एच। अगर मैं रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करूँ, तो हमारे पास देखते हैं कि रिक्वायर्ड डिटर्मिनेंट आता है या नहीं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने अपनी रोज़ को, फर्स्ट 2 रोज़ को इंटरचेंज किया बाय इंटरचेंजिंग रो 1 एंड 2। ये मेरे पास जो माइनस का साइन था ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद था, ये वो माइनस का साइन मैंने एज इट इज़ लिखा है। और जब मैं इंटरचेंज करूँगी R1 और R2 को, तो मेरे पास अगेन माइनस का साइन आएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। और अपनी ई बी एच, R2 मेरे पास रो 1 बन गई है, विच इज़ ई बी एच, और रो 1 जो है R1 डी ए जी, वो R2 बन गई है, डी ए जी। और थर्ड रो एज इट इज़ एफ सी के। अब आप देखें कि ये आपका जो डिटर्मिनेंट है, ये जो हमारा रिक्वायर्ड था, हमें राइट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट इक्वल आ गया, ई बी एच, डी ए जी एंड एफ सी के। यहाँ पे माइनस और माइनस का साइन प्लस हो गया, और ये मेरे पास इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के डिटर्मिनेंट के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, अगेन मुझे शो करना है दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0, और विदाउट एक्सपेंशन मुझे शो करना है। मैं इस पे लाप्लास एक्सपेंशन, या जिसे हम कोफैक्टर एक्सपेंशन भी कह सकते हैं, वो नहीं लगा सकती। तो अब मुझे अगेन यहाँ पे केयरफुली प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए इस डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल प्रूफ करना है। अब हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसको मैं सपोज करती हूँ, इस डिटर्मिनेंट को मैं कोई भी एक नाम दे लेती हूँ कि लेट ए का नाम दे लेती हूँ, लेट दैट ए इक्वल्स टू दिस होल डिटर्मिनेंट 0 ए बी माइनस ए 0 सी एंड माइनस बी माइनस सी 0। अगर मैं -1 को मल्टीप्लाई करती हूँ यहाँ पे रो 1 के साथ, तो मेरे पास ए जो है वो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा, -1 को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, और मैंने इसी को इक्वल करने के लिए रो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ -1 को, विच इज़ 0 माइनस ए माइनस बी, और सेकेंड रो माइनस ए 0 सी एज इट इज़ एंड माइनस बी माइनस सी 0 एज इट इज़। जी, तो अगर हम इस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर रो 1 के साथ, तो मेरे पास वापस यही डिटर्मिनेंट आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में मैं -1 को मल्टीप्लाई करने लगी हूँ अपनी रो 2 के साथ, तो मेरे पास जो गिवन डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -1। अब इस -1 को मैंने 0 माइनस ए माइनस बी अंदर मल्टीप्लाई किया है रो 2 के साथ, विच इज़ ए 0 एंड सी, और रो 3 एज इट इज़, विच इज़ माइनस पी माइनस सी एंड 0। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने टेकिंग, वी कैन ऑल्सो से दैट टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम रो 1, और यहाँ पे मैंने -1 कॉमन लिया है रो 2 से, और सिमिलरली मैं -1 नेक्स्ट स्टेप में कॉमन लूँगी रो 3 से, और यहाँ पे ये माइनस के साथ आएगा, माइनस जब R2 से कॉमन लूँगी तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। जी, तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने -1 कॉमन लिया है R3 से, R3 से -1 कॉमन लिया है, तो मेरे पास R3 की जो है साइन चेंज हो गया, BC0 हो गया। फ्रेंड्स, टेकिंग कॉमन लेने वाली जो प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास वो प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की, जिसमें हम कहते हैं कि अगर कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो इक्वल होता है अगर हम उसमें से उस रो में से उसको बाहर निकाल दें, उस वैल्यू को जो उसका स्केलर उस होल रो या कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो टर्म आपकी पूरे डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5 है, जो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ में से लिखी थी। तो प्रॉपर्टी 5 हमारे पास ये यहाँ पे यूज़ हुई है। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए कि अब ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का अगर आप ऑब्जर्व करें, आप इसका अगर ट्रांसपोज ले लें, तो आपके पास सेम टू सेम हमारा गिवन मैट्रिक्स की इक्वल मैट्रिक्स आ जाएगा, जिसका हमने डिटर्मिनेंट लिया हुआ है। तो यहाँ पे अब
बेसिकली ये किसके इक्वल ए की वैल्यू आ गई है, माइनस माइनस 1 की पावर 3 होगी तो ये इक्वल हो जाएगा -2, और 0 -a -b a 0 - c, और ये एज इट इज डिटर्मिनेंट लिखा मैंने। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ तो देखते हैं क्या आ गया मेरे पास वैल्यू। और हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इक्वल होता है उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट लेने से हमारे पास सॉरी ट्रांसपोज लेने से मेरे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। ये मेरे पास किसके इक्वल आएगा, ट्रांसपोज लेने से जो आपकी रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। फर्स्ट रो 0 - a - b फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो a 0 - c सेकंड कॉलम बन जाएगा, और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। अब आप ऑब्जर्व करें कि ये जो वैल्यू आपके पास आई है ये आपके पास यहाँ गिवन मैट्रिक्स था 0ab -a0c एंड -b -c 0, जिसको हमने a सपोज किया था, ये वापस मेरे पास उसके इक्वल आ गया है। तो यहाँ पे a किसके इक्वल हुआ, -a के। मैंने इसलिए स्टार्ट में इसको एक वेरिएबल का नाम दे दिया था क्योंकि मुझे एट द एंड मेरे पास यही वैल्यू दोबारा आनी थी। तो जब a इक्वल्स टू -a के है तो यहाँ से मैं इक्वेशन को a को इस साइड पे लाऊंगी तो ये a प्लस a इक्वल्स टू 0 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से मेरे पास 2a इक्वल हो जाएगा 0 के, और यहाँ पे मेरे पास a जो कि क्या था, गिवन डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हेंस प्रूफ। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि यहाँ पे इस स्टेप में यूजिंग प्रॉपर्टी 5 ऑफ द प्रीवियस लेक्चर, डिटर्मिनेंट की हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की ताकि आप प्रॉपर्टी को लेके कंफ्यूज ना हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। अगर आपको यहाँ पे मेंशन नहीं है दैट विदाउट विदाउट एक्सपेंशन आप शो करें तो आप इसको बाय कोफैक्टर एक्सपेंशन से भी प्रूव कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी को यूज़ करके डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी को तो इसको प्रूव करती हूँ। यहाँ पे आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें अगर कि यहाँ पे मेरे पास डिनोमिनेटर में बी सी है, यहाँ डिनोमिनेटर में सी ए है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में ए बी है। अगर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर को ख़त्म करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ डिनोमिनेट बी सी के साथ ऊपर की टर्म को न्यूमिरेटर में, और अगर मैं इसकी न्यूमिरेटर में मल्टीप्लाई कर दूँ सी ए के साथ और इसके न्यूमिरेटर को मल्टीप्लाई करूँ ए बी के साथ, तो आपके पास ये इन तीनों के डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएंगे। तो देखते हैं कि हम किस तरह ये पॉसिबल है हमारे लिए। फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट मैं क्या करती हूँ, मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं इस डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रही हूँ ए बी सी के साथ। तो आपको पता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। अब मैं देखिए अगर मैं ए बी सी को, ए बी सी जो है मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे डिटर्मिनेंट के साथ, अगर मैं इसको अंदर लेके जाना चाहती हूँ अगेन यूजिंग द प्रॉपर्टी 5, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ किसी भी एक कॉलम या किसी भी एक रो के साथ, मैं इसको इस तरह से अंदर डिटर्मिनेंट के लेके जा सकती हूँ। तो मैं चूज़ करती हूँ कि मैं इस ए बी सी को मल्टीप्लाई करने लगी हूँ कॉलम 3 के साथ। तो ये किसकी इक्वल आएगा मेरे पास, 1/ABC एज इट इज़ रहेगा आपके पास, और फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा, सेकंड कॉलम भी सेम रहेगा, और थर्ड कॉलम के लिए मैं क्या करने लगी हूँ कि मल्टीप्लाइंग कॉलम 3/ABC। तो ये ABC जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ABC, सॉरी ये ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा जब ABC तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ये सी स्क्वायर हो जाएगा ABC² तो यहाँ पे मेरे पास BC से कैंसिल हो जाएगा, CA से, और AB से, तो मेरे पास
रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और बी सी कैंसिल होगा तो यहाँ ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ सी ए कैंसिल होगा तो बी स्क्वायर बचेगा, यहाँ ए बी कैंसिल होगा तो सी स्क्वायर बचेगा। अब आप देखिए यहाँ पे कि आपके पास प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है कि अगर कोई भी टू कॉलम्स जो है वो सेम हो किसी डिटर्मिनेंट के, तो आपके पास रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल आता है 0 के। इसकी वैल्यू है 0 के इक्वल, विच इज़ इक्वल्स टू 0 विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड जो हमें प्रूफ करना था। और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, दैट as C2 equals to C3, so स्टूडेंट्स यहाँ तक तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल प्रूफ हो गया है। अगर यहाँ पे आप एक काम करें, देखें कि अगर आप C2 में से माइनस कर देते हैं C3, या फिर C3 में से माइनस कर देते हैं C2, मीन्स इन टू कॉलम्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो मेरे पास एक पूरा कॉलम 0 के इक्वल आ जाएगा। तो मेरे पास इसके अलावा वो प्रॉपर्टी भी यूज़ हो सकती है कि इफ़ वन कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज़ 0 देन इट्स वैल्यू इज़ 0। तो यही हमारी प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी में एक्सटेंड हो जाती है। स्टूडेंट थोड़ी सी जो है ये ट्रिकी होती हैं प्रॉपर्टीज़ के यूज़ करके डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना, तो इसको आप जितना सॉल्व करेंगे उतना आपका जो है आपके लिए इनको अप्लाई करना इजी हो जाएगा। इसके जो है सोल्यूशन जो है वो बहुत शॉर्ट है एज़ कम्पेयर टू द अदर मैथड्स, लेकिन थोड़े से ट्रिकी हैं जो थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप इस पर कमांड हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि मुझे प्रूफ करना है दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दैट डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ आप ऑब्जर्व करें तो अगर आप सिंपल इसमें लेप्लास एक्सपेंशन लगाते हैं, कोफैक्टर एक्सपेंशन लगाते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपके पास लेंथी से जो है वो इसकी कैलकुलेशंस होंगी। सबसे पहले मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इन फार्मूलाज को ओपन करके लिख देती हूँ ताकि हमें वैल्यूज़ इनकी क्लियरली नज़र आए कि हम इनको किस तरह से ऑपरेशन करके अपने कोई कॉलम या कोई रो एक दूसरे के इक्वल आ सकती है नहीं, चेक करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ इस स्टेप में इस साइन अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है उसको सिर्फ ओपन करके लिखा है, दैट साइन ऑफ अल्फा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस डेल्टा प्लस कॉस अल्फा साइन डेल्टा। इसी तरह साइन ऑफ बीटा प्लस डेल्टा का फार्मूला ओपन किया है, साइन बीटा कॉस डेल्टा प्लस कॉस बीटा साइन डेल्टा, एंड साइन ऑफ गैमा प्लस डेल्टा इक्वल होगा साइन गैमा कॉस डेल्टा प्लस कॉस गैमा साइन डेल्टा। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करें, आप देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो में कॉस अल्फा मौजूद है, साइन अल्फा मौजूद है, और इस फॉर्मूला में देखें ये साइन अल्फा है और ये कॉस अल्फा यहाँ मौजूद है। यहाँ पे अगर मेरे पास क्या चीज़ मिसिंग है, कॉस डेल्टा एंड साइन डेल्टा। कॉस डेल्टा और साइन डेल्टा को अगर मैं यूज़ करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये टर्म मेरे पास 0 आ जाएगी। इसको कॉस अल्फा को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ कॉस साइन गैमा के साथ, और साइन अल्फा को मैं मल्टीप्लाई करूँ अगर कॉस डेल्टा के साथ, और इससे सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास ये टर्म 0 आ जाएगी। यहाँ पे देखते हैं सेकेंड रो में कॉस बीटा मौजूद है, कॉस बीटा है, साइन बीटा यहाँ पे है, साइन बीटा यहाँ पे है। यहाँ पे क्या चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे भी कॉस डेल्टा साइन डेल्टा मिसिंग है, तो यहाँ पे भी कॉस डेल्टा और साइन डेल्टा मिसिंग है। तो अगर मैं कॉस बीटा को मल्टीप्लाई करूँ साइन डेल्टा के साथ, साइन बीटा को मल्टीप्लाई करूँ कॉस डेल्टा के साथ, और इससे सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास ये टर्म 0 आ जाएगी। अगेन फॉर रो 3 आप देखिए यहाँ कॉस गैमा मौजूद है, साइन गैमा मौजूद है, तो साइन गैमा यहाँ है, कॉस गैमा यहाँ है। यहाँ भी हमारे पास क्या मिसिंग है, कॉस डेल्टा एंड साइन डेल्टा। तो इस पूरे कॉलम में मेरे पास मुझे रिक्वायर्ड है कॉस डेल्टा एंड साइन डेल्टा। और यहाँ भी अगर मैं कॉस डेल्टा साइन डेल्टा को मल्टीप्लाई करूँ इस टर्म के साथ, और कॉस गैमा को मल्टीप्लाई करूँ इस टर्म के साथ, और इसमें से कॉलम इस एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये टर्म 0 आ जाएगी। देखते हैं किस तरह से ये हमारे पास होगा ऑपरेशन। अगर मैं ऑपरेशन लिखती हूँ यहाँ पे, C3 इस कॉलम 3 में से मैं माइनस करने लगी हूँ, अपने फर्स्ट कॉलम को मैं मल्टीप्लाई करूँगी साइन डेल्टा के साथ। यहाँ पे मेरे लिए रिक्वायर्ड है
रिक्वायरमेंट है मेरी साइन डेल्टा की, तो मैं साइन डेल्टा को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करूँगी प्लस, और यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट है कॉस डेल्टा, मैं अपने कॉस डेल्टा को कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी और सब्ट्रैक्ट कर दूंगी कॉलम 3 से, तो देखते हैं मेरे पास क्या वैल्यू आती है। कॉलम 3 पे ऑपरेशन हो रहा है तो ऑफ कोर्स कॉलम 1 और 2 सेम रहेगा। ऑपरेशन में आपको फर्स्ट कॉलम 3 के फर्स्ट एलिमेंट करके दिखाती हूँ कि कॉलम 3 में से C3 में से मैंने ये माइनस करना है। C3 का ये एलिमेंट लिखने लगी हूँ, साइन अल्फा कॉस डेल्टा प्लस कॉस अल्फा साइन डेल्टा, और इसमें से मैंने माइनस करना है साइन डेल्टा मल्टीप्लाई बाय C1 साइन डेल्टा मल्टीप्लाई बाय C1। C1 के कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म है आपके पास कॉस अल्फा प्लस कॉस डेल्टा मल्टीप्लाई हो रहा है C2 के साथ विच इज साइन अल्फा। तो ये देखिए साइन अल्फा कॉस डेल्टा, साइन अल्फा कॉस डेल्टा, ये प्लस के साथ है पूरी टर्म और ये पूरी माइनस के साथ है, और कॉस अल्फा और यहाँ पे डेल्टा है, और कॉस अल्फा साइन डेल्टा, कॉस अल्फा साइन डेल्टा, तो ये सारी ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। तो ये ऑपरेशन अप्लाई करने से मेरे पास ये फर्स्ट एलिमेंट 0 आ गया। इसी तरह से सेम ऑपरेशन जब मैं सेकंड कॉलम एंट्री पे कॉलम थर्ड की सेकंड एंट्री पे अप्लाई करूँगी तो इसी तरह से C3 इसमें से जब माइनस करूँगी मैं साइन डेल्टा कॉस बीटा प्लस कॉस डेल्टा साइन बीटा, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। और इसी तरह थर्ड एलिमेंट इसमें से जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी साइन डेल्टा कॉस गैमा प्लस कॉस डेल्टा साइन गैमा, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी यूज़ होगी कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का वन एनी रो या एनी कॉलम 0 है तो आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी which is equals to right hand side as C3 equals to 0, so the value of determinant is 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मेरे पास मैंने प्रूव करना है कि मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इक्वल है 0 के। यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें, आप देखिए यहाँ पे ए की पावर m प्लस ए की पावर माइनस m का होल स्क्वायर है और यहाँ पे ए की पावर m माइनस ए की पावर माइनस m का होल स्क्वायर है। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास वेरिएबल b है रो 2 में और रो 3 में c वेरिएबल है मेरे पास। ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करके दिखाई है कि अगर मैं इन टू वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करती हूँ ओपन करके तो मेरे पास किस तरह से सॉल्व होंगी। मैंने ये टर्म लिखी है पहले माइनस ये टर्म लिखी है, और अगर ये ए कंसिडर हो और ये बी कंसिडर हो तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने ओपन किया है विच इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टू ए बी माइनस, और फिर मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर इसको ओपन करके लिखा है, तो ये माइनस के साथ है तो ये a स्क्वायर माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये b स्क्वायर, और माइनस 2ab है बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2ab। इसमें आपके पास ये टर्म ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, आपके पास रिमेनिंग जो टू टर्म्स सेम बचेंगी 2 + 2 4 टाइम्स ए की पावर m एंड ए की पावर माइनस m, और फिर आप इसको बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, ये बन जाएगा 4 ए की पावर m माइनस m विच इज़ इक्वल्स टू 4 ए की पावर 0 विच इज़ इक्वल्स टू 4। तो अगर मैं कॉलम 1 और कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास एक बहुत ही स्मॉल सी वैल्यू आती है 4। तो मैं करके देखती हूँ इसको। तो यहाँ पे मैंने अपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए सबसे फर्स्ट स्टेप में मैंने कॉलम 1 में क्या किया है, कॉलम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया है कॉलम 2 C1 माइनस C2, तो मेरे पास C1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा C1 माइनस C2, ये C1 है माइनस ये C2 है। इसी तरह से सेकेंड टर्म भी C1 माइनस C2, इस तरह से थर्ड टर्म भी C1 माइनस C2।
और कॉलम 2 C2 एज इट इज़ लिखा है और कॉलम 3 भी एज इट इज़ लिखा है। अब ये मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है कि जब मैं इन टू को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास ये वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद 4 के इक्वल आएगी। सिमिलरली ये वैल्यू 4 के इक्वल आएगी एंड सिमिलरली ये वैल्यू 4 के इक्वल आएगी। और कॉलम 2 एंड कॉलम 3 जो है वो एज इट इज़ मैं लिख रही हूँ। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो अगर मैं 4 कॉमन ले लेती हूँ C1 में से, बाहर आ जाएगा तो अंदर मेरे पास कॉलम 1 1 1 और 1 रह जाएगा। और इसी तरह से मैं कॉमन ले लेती हूँ ABC कॉलम 3 में से, तो मेरे पास यहाँ भी अंदर कॉलम 3 जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो मैंने कॉलम 1 में से 4 कॉमन लिए हैं और कॉलम 3 में से मैंने ABC कॉमन लेके बाहर लिख लिया है। ये आपकी प्रॉपर्टी 5 यूज़ हुई है डिटर्मिनेंट की, जिसमें ये होता है कि अगर कोई भी कॉलम जो है किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा हो, किसी कॉमन स्केलर से, जैसे यहाँ पे 4 कॉमन स्केलर था तो मैं इसको बाहर लिख सकती हूँ एज अ मल्टीपल ऑफ द होल डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे आपको पता है कि अब 2 आपके पास कॉलम्स इक्वल आ गए हैं, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगी 0 के, which is equals to 0, which is equals to right hand side as C1 equals to C3 so the value of determinant is 0. Okay, next question student, मेरे पास question number 6, prove that the value of this determinant is equals to 0. यहाँ पे आप देखिए 1/2 फैक्टोरियल है, 1/3 फैक्टोरियल है, 1/4 फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल के फॉर्म में हमें वैल्यूज गिवन है, तो हम अपनी वैल्यूज सबसे पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारे पास ईजी हो जाए। तो सबसे पहले मैं फैक्टोरियल्स को लिख रही हूँ उनकी जो रियल वैल्यूज़ हैं उसमें। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया है फैक्टर्स को उनकी रियल वैल्यूज से। 2 फैक्टोरियल फैक्टोरियल्स को फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल था, 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 है, और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल था विच इज इक्वल टू 24। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल की जगह मैंने 6 लिख दिया। अब स्टूडेंट्स हम ऐसा करते हैं कि अपने इसको फ्रैक्शन फॉर्म ख़त्म करके इसको अपनी इंटीजर फॉर्म में वैल्यूज़ को लेके आते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी मेरे पास ईजी हो जाए। तो अगर मैंने यहाँ पे ख़त्म करने हैं अपने जो फैक्टर्स फॉर्म में वैल्यूज़ हैं, तो आप देखिए अगर मैं R1 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 के साथ तो आपके पास ये ख़त्म हो जाएगा डिनोमिनेटर से 2। R2 को मैं अगर मल्टीप्लाई कर देती हूँ 6 के साथ तो मेरे पास इसका डिनोमिनेटर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, इंटीजर आ जाएगा। और अगर मैं R3 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 24 के साथ तो मेरे पास इस रो की फ्रैक्शनल फॉर्म ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड सबसे पहले मैं इस फॉर्म में लिखती हूँ 2। इसके लिए मुझे इस रो के लिए मुझे 2 चाहिए, ऊपर इस रो के लिए मुझे 6 चाहिए और इस रो के लिए मुझे 24 चाहिए। तो मैं इनको ऊपर जब मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे मैं इसको अपनी इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए दोनों साइड पे, मैं मैथ्स में आपको पता है जब भी हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं खुद से कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड या ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मैं कोई चीज़ खुद से अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो वो डिवाइड भी होगी, और बाकी अभी फ़िलहाल मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ डिटर्मिनेंट। अब ये इस 2 को मैं रो 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सॉरी रो 1 से R1/2, R2 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं 6 से, और R3 को मैं मल्टीप्लाई करने लगी हूँ 24। तो ये डिनोमिनेटर में मेरे पास टर्म्स एज इट इज़ रहेंगी,
और ऊपर जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे डिटर्मिनेंट के साथ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा रो 1 से, तो ये आपके पास रो 1 आ जाएगी 1 2 एंड 0। फिर जब 6 ये 6 मल्टीप्लाई होगा अंदर जाएगा डिटर्मिनेंट में, रो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो रो 2 की वैल्यू आ जाएगी 1 3 एंड 6। और जब ये 24 अंदर मल्टीप्लाई होगा रो 3 के साथ, तो रो 3 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1 6 4 24 विच इज़ 4 एंड 12। यहाँ पे अगर आपको मेंशन नहीं है कि आप विदाउट एक्सपेंशन इसको प्रूव करें, तो आप यहाँ पे एक्सपैंड भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अब अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम अपने एक दो ऑपरेशन के साथ अपनी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए डिटर्मिनेंट की भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अब यहाँ पे अगर आप R2 में से अगर मैं करूँ, R2 में से R1 को माइनस कर दूँ, R2 माइनस R1, और R3 से में से भी R1 को माइनस करूँ, तो देखते हैं मेरे पास क्या फॉर्म आएगी। ये तो वैल्यू एज इट इज़ रहेगी 1/2.6.24, और R1 एज इट इज़ 120, और R2 माइनस R1 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 1 एंड 6 माइनस 0 इज 6। और R3 में से जब मैं R1 माइनस करूँगी 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 2 2 एंड 12 माइनस 0 इज 12। अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ R3 से, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी जी। मैंने R2 में से बाय टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R3, तो यहाँ 2 मैंने कॉमन लिया है, तो 2 ऊपर मेरे पास मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा गया है। 1 2 0 रो 1 इज एज इट इज, सेकेंड रो 0 1 6 भी एज इट इज लिखूंगी, और यहाँ पे 2 कॉमन लेने से 0 1 6 मेरे पास थर्ड रो आई है। तो अब आप नोट करें यहाँ पे कि R2 और R3 टू रोज जो हैं वो इक्वल हो गए एक दूसरे के, तो हमारे पास इसका वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आएगी। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये 2 2 से कैंसिल, दैट दिस बिकम्स 1/6.24 into 0 which is equals to 0 which is equals to right hand side, or as R2 and R3 are equal, so the value of determinant is 0. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे प्रूफ करना है कि द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू दैट। अब यहाँ पे मुझे अपनी एक पर्टिकुलर फॉर्म लेकर आनी है। मुझे इसको सिंपल किसी भी फॉर्म में सिंप्लीफाई नहीं करना, मुझे पर्टिकुलरली ये फॉर्म लेके आनी है। थोड़ा सा हम इस पर ऑब्जर्व करेंगे कि ये फॉर्म हमारे पास किस तरह से आएगी, हम इस पर कैसे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, कि मेरे पास इस टाइप की फॉर्म इजीली बन जाए। अब आप यहाँ देखिए, मुझे यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट में 1/a 1/b 1/c और 1/d की कोई फॉर्म, कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो मुझे इसको यहाँ पे 1/a 1/b 1/c और 1/d चाहिए। अगर मैं रो 1 को डिवाइड कर दूँ a के साथ, तो मेरे पास ये टर्म हो जाएगी 1/a प्लस 1। रो 2 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ b के साथ, तो मेरे पास ये टर्म आ जाएगी 1/b प्लस 1। इसी तरह रो 3 को अगर मैं c से डिवाइड करूँ, तो ये मेरे पास 1/c की टर्म्स आ जाएंगी। और रो 4 को अगर मैं डिवाइड करूँ d के साथ, तो मेरे पास यहाँ पे 1/d की टर्म्स आ जाएंगी। तो उसके लिए मुझे अंदर अपने डिटर्मिनेंट्स में डिनोमिनेटर में ए बी सी डी चाहिए। उसके लिए क्या करूँगी मैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, इसको मैं अगर मुझे अंदर वन ए बी सी डी डिनोमिनेटर में चाहिए, तो मैं पहले इसको ए बी सी डी से डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करती हूँ, और ये डिटर्मिनेंट एज इट इज़ लिखूँगी। एंड 1 प्लस। अब मैं क्या करने लगी हूँ, मैं यहाँ से इस ए को उठाऊंगी, और मैं सॉरी इस ए को 1/a, डिनोमिनेटर वाले ए को जो है यहाँ से, इस ए को डिनोमिनेटर वाले ए को मैं मल्टीप्लाई करूंगी, 1/a को मैं मल्टीप्लाई करूंगी रो 1 के साथ।
डिनोमिनेटर वाले b को 1/b को मल्टीप्लाई करूँगी रो 2 के साथ, 1/c को मैं मल्टीप्लाई करूँगी रो 3 के साथ, और 1/d को मल्टीप्लाई करूँगी रो 4 के साथ। तो लिखते हैं इसको, ये स्टेप सॉल्व करके लिख दिया कि इस ए को मैंने मल्टीप्लाई किया है 1/a को अंदर रो 1 के साथ, तो आपके पास ये टर्म आ गई 1/a प्लस 1, ये 1/a, ये टर्म 1/a एंड ये टर्म 1/a। और अब डिनोमिनेटर का जो b है इसको रो 2 से जब मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 1/b, ये 1/b प्लस 1, 1/b, 1/b। इसी तरह यहाँ से डिनोमिनेटर का जो c है 1/c, ये रो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 1/d जो है रो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और हमारे पास बाहर क्या टर्म आ जाएगी, a b c d। अब आप देखिए कि अब मुझे इस पर कुछ ऐसा ऑपरेशन अप्लाई करना है कि मेरे पास फॉर्म आ जाए 1 + 1/a + 1/b + 1/c + 1/d। अगर आप ऑब्जर्व करें, आप रो 1 में ऐड कर देते हैं बाकी सब रोज, तो जिस तरह 1/a + 1 + 1/b + 1/c + 1/d, तो आपके पास पूरी रो 1 इस टर्म की इक्वल आ जाएगी, 1/a + 1/b + 1 + 1/c + 1/d। इसी तरह इसमें ये तीनों टर्म्स ऐड करनी है, इस तरह इसमें रो 1 में ये तीनों टर्म्स ऐड करनी है। तो नेक्स्ट मैं अपना ऑपरेशन लिखने लगी हूँ। नेक्स्ट मेरे पास स्टेप है कि मैंने R1 को चेंज करना है, और मैंने R1 में ऐड करने हैं R2, R3, R4, इन तीनों रोज का एडिशन जो है। तो ABCD मेरे पास एज इट इज रहेगा, और R1 मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगी R1 + R2 + R3 + R4, जिस तरह R1 + R2 + R3 + R4। तो ये पूरी R1 मेरे पास चेंज हो गई है इस ऑपरेशन से, और R2, R3 और R4 एज इट इज़ मैंने लिख दिए हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, आपके पास पूरी रो 1 की जो वैल्यू आ गई है उसमें से मैं कॉमन ले लेती हूँ, टेकिंग 1 + 1/a + 1/b + 1/c + 1/d कॉमन फ्रॉम R1। तो ये एज इट इज ABCD, और 1/a + 1 + 1/b + 1/c + 1/d, और मेरे पास रिमेनिंग डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा, 1 1 1 1, और बाकी रोज एज इट इज। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास देखिए, ये मुझे प्रूव करना था कि जो मेरे पास गिवन डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू इक्वल है इस डिटर्मिनेंट के इस वैल्यू के इक्वल। तो मेरे पास ये 2 वैल्यूज़ तो आ गई। अब मैं जिस तरह से भी चाहूँ, जिस तरह से मुझे ईजी लगता है, मुझे अपने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर मैं ऑपरेशन करती हूँ, मैं कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस करूँ, तो मेरे पास ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0। इसी तरह कॉलम 3 में से अगर मैं कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो भी मेरे पास बहुत सी वैल्यूज 0 आएंगी। इसी तरह मैं कॉलम 3 में से कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो भी मेरे पास ये भी 0 हो जाएंगी, ये वैल्यू भी 0, ये वैल्यू भी 0, और यहाँ पे 1 आएगा। तो इस तरह से हमारे पास काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी। तो मैं अब अपने ऑपरेशन लिखती हूँ। पहले मैंने अपने ऑपरेशन सीखे हैं कि मैं C2 में से कॉलम 2 में से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट करूँगी, कॉलम 3 में से भी कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट करूँगी, और कॉलम 4 में से भी कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट करूँगी, और ये वैल्यूज़ एज इट इज़ 1 पहले लिख लेते हैं, 1/a + 1/b, और यहाँ पे कॉलम 1 पे कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो रहा, तो कॉलम 1 में एज इट इज़ लिखूँगी, विच इज़ 1 1/b 1/c एंड 1/d। और जब मैं C2 में से माइनस करूँगी C1, तो 1 - 1 इज़ 0, and 1/b plus 1 minus 1/b is 1, then 1/c minus 1/c is 0, 1/d minus 1/d is 0। इसी तरह मैं कॉलम 3 में से जब कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट करूँगी, 1 - 1 is 0, this minus this is 0, this minus this is 1, and this minus this is 0। तो कॉलम 3 मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 0 1 एंड 0। इसी तरह C4 कॉलम 4 में से जब कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो ये टर्म 0,
ये माइनस ये इज़ ज़ीरो, ये माइनस ये इज़ ज़ीरो एंड ये माइनस ये इज़ 1। तो ये मेरे पास कॉलम 4 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अगर अब आप ऑब्जर्व करें इस डिटर्मिनेंट में हमारे पास ये इसका डायगोनल है। डायगोनल के ऊपर की सारी वैल्यूज जीरो हैं, तो ये आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और किसी भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल होता है, उसकी डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कि ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया है। तो the value of its determinant is the product of its diagonal elements. तो यहाँ पे मेरे पास ये किसकी इक्वल हो जाएगा, ए बी सी डी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी प्लस 1 बाय डी, और मल्टीप्लाई होगा डायगोनल एलिमेंट्स 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 which is equals to 1, which is equals to right hand side. Okay students, this is it for today's lecture. If you found this lecture helpful, please like the video, subscribe to the channel and share it with your friends. Take care.